बताता है इंटेरोगेशन में, जब पुलिस को उस टाइम पे इंटेरोगेट करती है, कि वो पिछले 6 महीने से उसी कमरे में अपनी मरी हुई बहन के सड़ते हुए कंकाल के साथ रह रहा था। और यहीं तक रह नहीं रहा था, बल्कि उसी सेम बेड पे तो ये केस इतना ज्यादा अजीब है कि इसका कोई भी प्री कंटेक्स्ट या फिर कोई ऐसा डिस्क्लेमर, एक ऐसा सजेस्टेड डिस्क्लेमर मैं आपको दे ही नहीं सकता जो कि इस केस के एक सरकमफेरेंस को, मतलब इस केस के एक रुख को बता सके या आपको एक्सप्लेन कर सके। तो इस वीडियो को पूरा देखना और आपको खुद पता चलेगा कि कैसे लोगों का विश्वास और लोगों का अंधविश्वास और फैमिली में चलते तनाव की वजह से कैसे फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं। और यही नहीं, वो इतना ज्यादा सीरियस मोड़ ले लेती हैं कि कोई भी नहीं सोच सकता। कब पुलिस वाले किसी घर से धुएं की कंप्लेन को सुन के आते हैं और उनको अंदर इतनी सारी डेड बॉडीज और ऐसे ऐसे राज मिल जाते हैं कि पुलिस वालों को खुद समझ नहीं आता कि ये यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या, और अगर यहाँ पे हुआ तो किसी को पता क्यों नहीं चला। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी प्रीवियस वीडियोस और शॉर्ट्स पे इतने सारे अच्छे कमेंट्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का सो वेरी मच थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 11 जून 2015 जब कोलकाता में एक नाम पूरे शहर में नहीं बल्कि उस शहर से पूरी देश और दुनिया में फैल गया। तो 11 जून 2015 को कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के एक घर में से धुआं आता हुआ देख आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को फोन किया। और वो एक आम घर का, एक आम सोसाइटी का धुआं नहीं था, बल्कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट जो थी एक पॉश एरिया थी। मतलब वहाँ पे काफी बड़े बड़े और पावरफुल लोग रहते थे और वहां से घर से धुआं आना एक आम बात नहीं थी। और जबकि वो धुआं किसी के किचन के एरिया से नहीं बल्कि बाथरूम की विंडो से आ रही। और उस काले उठते हुए धुएं को देख के जब पुलिस वहां पहुंचती है तो गेट पे दस्तक देती है और कई बार खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। और ऐसे ही काफी देर खड़े रहने के बाद, कोशिश करने के बाद जब दरवाजा खोलने कोई नहीं आता, पर अंदर से धीमी धीमी और फुसफुसाती हुई कुछ मंत्रों की या फिर किसी के बोलने की या फिर फुसफुसाने की बात और आवाज आती है बहुत धीरे धीरे। तो पुलिस ज्यादा देर ना करते हुए उसके बाद गेट तोड़ के अंदर घुसती है। और जब पुलिस अंदर घुसती है तो उसको वो जो धीरे धीरे फुसफुसाने और मम्बलिंग की आवाज थी वो एक लाउड म्यूजिक और एक मंत्रोच्चारणों में बदल जाती है। और वो कोई इंसान का मंत्रोच्चारण या फिर गाना बजाना नहीं था, बल्कि उस घर की जो तहकीकात में 5 स्पीकर मिले थे, उन 5 स्पीकर में एक साथ अमेरिका के एक बहुत बड़े क्रिश्चियनिटी प्रमोटर या गुरु आप कह सकते हो, जॉयस सरमन की वॉइस रिकॉर्डिंग के प्ले होने की आवाज आ रही थी। पुलिस घर के अंदर जाती है तो उनको फर्श पे हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिलता है अजीबोगरीब तरीके से। और जब वो फर्श पे पड़ी हुई किताबों, पेपर के टुकड़ों, कागज के टुकड़ों और चीजों से निकलते हुए बाथरूम के पास पहुंचती है, तब बाथरूम के दरवाजे के नीचे वाली जगह से उनको धुआं आता हुआ दिखता है। और जैसे ही वो उस बाथरूम के गेट को तोड़ते हैं तब उनको बाथरूम के अंदर बाथ टब के पास उस घर के मालिक 77 ईयर ओल्ड अरबिंदो दे की जली हुई लाश मिलती है। और लाश और बाथ टब के अगल बगल उनको पेट्रोल और माचिस के जले हुए तिल्लियां भी मिलती हैं और माचिस का एक डिब्बा भी मिलता है, जिससे उनको लगता है कि शायद उन्होंने खुद को आग लगा के अपनी खुद की जान ली है। पर उनको वहां पे सिर्फ अरबिंदो दे की जलने की महक नहीं आ रही थी धुएं के साथ साथ, पर उनको एक ऐसी और बदबू आ रही थी जो कहीं ना कहीं हर पुलिस वाले की जान पहचान या फिर उसको पता होता है कि वो किस चीज की बदबू है। पर वो उस बाथरूम से तो नहीं आ रही, जहां से वो अभी आए वहां पे भी नहीं आ रही, पर वो उस घर के पीछे वाले रूम से महक को ढूंढते ढूंढते, उस बदबू को ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचते हैं। और हल्का सा धक्का देने पर एक कमरा खुल जाता है और उस कमरे में एकदम सुन्न अंधेरा, मतलब एकदम घना अंधेरा, और इतना ज्यादा अंधेरा कि पुलिस वालों को सिर्फ और सिर्फ गेट खोलते ही उस बदबू का एकदम पहाड़ उनकी नाक में भर जाता है और उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उस कमरे की सारी विंडोज, सारे हर एक छेद जहां से रोशनी आ सकती थी, उसमें कागज या फिर पेपर को चिपकाया गया था ताकि उसमें से एक भी रोशनी का पार्टिकल या फिर रोशनी की रे अंदर ना आ जाए। और जैसे ही उन पुलिस वालों में से कुछ पुलिस वाले पर्दे को खींच के हटाते हैं, तब जो रोशनी आती है उस कमरे के अंदर, उससे पुलिस वालों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जो बदबू उनको आ रही थी, जो उनको लग रही थी, वो बदबू उस कमरे के सेंटर में पड़े हुए क्वीन साइज बेड के एकदम बीच में एक सजा धजा लेटा हुआ कंकाल और उसके आसपास पड़े हुए 2 कुत्तों के कंकाल से आ रही थी। और यही नहीं, वो कंकाल बेड के एकदम सेंटर पे चादर के हल्का सा बाहर मुंह निकाल के लेटा हुआ था। ऐसा मान लो कि किसी ने उसको वहां पे ऐसा लेटाया हो और उसी के बाद इंसान के नहीं पर 2 कुत्तों के और कंकाल एक ऐसी पोजीशन में थे जिसके लग रहा था कि शायद उनको किसी ने सजाया ऐसे कि वो कुत्ते जो हैं वो जिंदा हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के प्रति कुछ विचार व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं पे बेड के पास एक
लंच बॉक्स पड़ा था जिसमें बहुत पुराना सड़ा हुआ खाना था। और जब पुलिस और ज्यादा उस कमरे को छानती है और बीनती है तो पड़ी हुई किताबों के बीच में उनको पेपर नोट्स मिलते हैं। और वो पेपर नोट्स हर जगह थे, मतलब अगर तुम सोच सकते हो कि वो पेपर नोट्स जहां पे भी हो सकते हैं उस जगह पे उनको एक पेपर नोट तो मिलता ही था। पिलो के नीचे, पिलो के अंदर, अलमारियों के बीच में, नीचे सुराख में, दीवारों के बीच में, कहीं कोई होल है तो उसमें भी उन्होंने घुसा रखा था। और ऐसे ही कई सारे उनको पेपर नोट्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि जो बाथरूम में 77 ईयर ओल्ड अरबिंदो दे मरे हैं ये उन्हीं की बेटी देवजानी दे है। और उसी कमरे के बेड में जहां देवजानी का कंकाल बिस्तर के अंदर चादर ओढ़ के सो रहा होता है और उसके बगल में जो 2 कुत्ते होते हैं जिनको ऐसे रखा जाता है उनके गर्दन पर डॉग कॉलर भी मिलता है। और पुलिस की माने तो रूम एकदम ऐसा था कि जैसे किसी ने हर चीज उसकी जगह पे एकदम सजा के रखी है, कि हर एक चीज का, चाहे वो गिरी हुई बुक हो, चाहे वो पेपर नोट्स हो, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो कंकाल हो, चाहे उसका तकिया हो, चाहे उसकी चादर हो, वो किसी ने खुद अपने हाथों से उस जगह पे रखी है कि मानो उसका वही जगह फिक्स थी। क्योंकि वो एक कंकाल था। तो सबको पता है कि कंकाल तब बनता है जब बॉडी सड़ चुकी होती है। इसका मतलब है कि वो बॉडी काफी महीनों से उस बेड पर थी, उस कमरे के अंदर थी। और वो कुत्तों का जो कंकाल था वो भी उस कमरे में कई महीनों से था। उन 2 लैब्राडोर डॉगीज का नाम रिक्की और टेरी होता है, जिनकी डेथ सितंबर और अगस्त में हो जाती है। और जून 2015 में अरबिंदो की डेड बॉडी की कंप्लेन के टाइम पे जो कंकाल मिलता है उसकी बेटी देवजानी दे का, उसकी डेथ जून 2015 से 6 महीने पहले दिसंबर 2014 में हो चुकी होती है। तो जब ये सब जानकर पुलिस उस कमरे के बाहर निकलती है, उसी सारे नोट्स को क्रॉस करते हुए, किताबों को क्रॉस करते हुए, तब उनको लिविंग रूम में एक आदमी अपना सर पटकता दीवार पे दिखता है। और वो और कोई नहीं, देवजानी दे का भाई और अरबिंदो दे का बेटा 44 साल का पार्थो दे है। और उस एटमॉस्फेयर और सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए पुलिस को प्रॉपर शक होता है कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीजें पाई गई हैं घर के अंदर उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन पार्थो दे से भी है। और पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। और पूछताछ में जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इनको क्यों मारा या फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो अरबिंदो दे कहता है कि मैं अपनी बहन को इतना चाहता था, उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसको मारना तो दूर, मैंने तो ऊपर से उसको बचा के रखा हुआ है, या फिर मैं अपनी बहन को ही क्यों मारूंगा जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। पर 3 कंकाल, एक जली हुई बॉडी और घर में ऐसा माहौल देखकर पुलिस वालों को पार्थो डे पे और शक हो जाता है, क्योंकि वो पुलिस वालों को इतना नॉर्मली और इतना सर्टली जवाब दे रहा होता है उनकी बातों का कि किसी का भी शक होना लाजमी है कि ऐसे माहौल में भी कोई इंसान इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे हो सकता है। या तो वो कोई साइको किलर है, या तो वो कोई मेंटली इंसान है, या फिर वो कुछ ऐसा है जो कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और इतना ही नहीं, पार्थो उनको जिस हालत में मिलता है ना उस कंकाल वाले घर में, उसके कपड़े गंदे, उसके बाल उलझे हुए, उसके मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही है, उसके शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही है, उसके हाथ के नाखून जो है ना वो काले काले हो रखे हैं। मतलब कि वो बताता है इंटरोगेशन में, जब पुलिस उसको उस टाइम पे इंटरोगेट करती है, कि वो पिछले 6 महीने से उसी कमरे में अपनी मरी हुई बहन के सड़ते हुए कंकाल के साथ रह रहा था। और यहीं तक रह नहीं रहा था बल्कि उसी सेम बेड पे, उसी क्वींस बेड पे सोता भी था अपनी बहन के साथ, उसके बगल में। और वो अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे ताकि उसकी बहन की जो महक है ना, खुशबू, उसके लिए वो उस कमरे से बाहर ना चली जाए, इसलिए उसने सब कुछ बंद कर रखा था। और यहाँ तक कि आप सबको पता है कि इंसान या किसी की भी डेड बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, सड़ना शुरू होती है, तो उसमें कीड़े और मेगेट्स पड़ जाते हैं। इवन वो उस सेम बेड पे जहां उसकी मरी हुई बहन की सड़ती हुई बॉडी पे मेगेट्स लग रहे थे, वो तब भी अपनी बहन के साथ ही उसके बगल में सोता था। और यही नहीं, वो जो पड़ा हुआ लंच बॉक्स था जिसमें खाना सड़ रहा था, वो उसी लंच बॉक्स से अपनी बहन को और उन कुत्तों को खाना खिलाता था। और पुलिस के इंटरोगेशन में वो बताता है कि रोज रात में उसकी बहन जिंदा हो जाती है और उसके साथ खाना खाती है, बातें करती है, और ऐसे ही वो पिछले 6 महीने से रह रहा होता अपनी बहन के साथ उसी कमरे में। और ये बातें सुनने के बाद एक आम आदमी को, एक नॉर्मल, आप जैसे हम जैसे नॉर्मल आदमी को, अगर आप नॉर्मल हैं बाय चांस, तो आपको ये लगेगा कि ये आदमी क्या बातें कर रहा है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब कहीं पर अगर एक चूहा भी मर के सड़ रहा होता है तो नाक बंद कर लेते हैं लोग, और वो एक अपनी खुद की बहन के साथ एक 6 महीने से एक कमरे के अंदर सब कुछ, मतलब लाइट का सोर्स बंद करके, मैगेट्स पड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, वो उसी कमरे में रह रहा है, सड़ा हुआ खाना खिला रहा है, एकदम मतलब रूम सजा रहा है, एकदम ऐसे सब कुछ कर रहा है। तो वो इंसान की मानसिक स्थिति कैसी होगी, या फिर वो इंसान किस लेवल पे होगा, वो हम में से, आप में से कोई
सोच भी नहीं सकता कि वो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑफिसर यहाँ तक ये भी कहता है कि मिस्टर पार्थो इतना शांत और कोऑपरेटिव थे, उनकी आवाज इतनी सहज और धीमी और मीठी थी, और वो सब कुछ खुद ही बता रहे थे कि कैसे उनकी बहन की डेथ हुई, कैसे वो लंच बॉक्स लेते थे। और उसी इन्वेस्टिगेशन में उसने ये भी बताया कि ना वो सिर्फ 6 महीने से अपनी बहन के साथ रह रहा है, बल्कि उसकी बहन के कपड़े चेंज करना, उसको सेम उस बेडशीट पे उसका मुंह वैसे ही रखना, उसका हाथ वैसे ही रखना, चादर उतनी ही उड़ाना, उसकी गर्दन तक चादर उड़ाना, यहाँ तक कि खाना खिलाना, उसको कपड़े बदलना, बेडशीट बदलना, ये हर चीज पिछले 6 महीने से हर दिन कर रहा था वो। और जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे राज सामने आते जाते हैं जिससे लगता है कि ये फैमिली के अंदर, इस घर के अंदर क्या चल रहा है, और क्यों आज के उस समय पे भी लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस से इतना नहीं पता चला कि उनके घर के बगल में कुछ ऐसा चल रहा है, और उनको महीनों तक नहीं पता। तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। पार्थो डॉक्टर्स को और लोगों को लगता है कि पुलिस वाले जिससे डील कर रहे हैं ना, कि एक घर में कंकाल पड़ा हुआ है इतने महीनों से, उसी कमरे में एक बेटा रह रहा है अपनी बहन के साथ, और उसका पिता भी जिसने उस दिन सुसाइड करी है अपनी बेटी के मरने के 6-7 महीने बाद, और उसको भी नहीं पता कि उसकी बेटी ऐसे मरी पड़ी है। हर जगह न्यूज के नोट्स पड़े हुए हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं, अलग अलग। जब वो एंटर हुए तो स्पिरिचुअल गुरु की रिकॉर्डिंग चल रही थी, और उसकी हालत को देख के, उसके बयानों को सुनकर, उसके सिजोफ्रेनिक फैमिली को देखकर डॉक्टर्स और पुलिस भी उनको इंसिस्ट करती है जज को, पार्थो की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है और उसको डॉक्टर्स के पास भेजना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। और यहाँ तक कि उसकी चार्जशीट में उसको कोई बड़ी सजा भी नहीं दी जाती है, उसको बस ये बोला जाता है कि टेम्परमेंट ऑफ एविडेंस की वजह से और उस डेड बॉडी के साथ रहने की वजह से, जिसकी वजह से एक ऐसा कम्युनिकेबल डिसीज या फिर एक हार्मफुल लाइफ टेकिंग डिसीज फैल सकती थी, जिसकी वजह से और लोगों की भी जान जा सकती थी, इसकी वजह से उसको 6 महीने की सजा होती है। और डॉक्टर्स के इंसिस्ट करने पर उसको पेवलोव हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज में एडमिट कर दिया जाता है। पर पेवलोव हॉस्पिटल जाने से पहले वो मीडिया को कुछ एक ऐसा बयान देता है जिसमें वो बहुत सारी बातें करता है। तब उसी बयान में पार्थो ये भी बताता है कि उसकी बहन की डेथ कैसे हुई और कैसे उसने अपने इतने बहन को प्यार करने के बाद भी, इतना उसके साथ रहने के बाद भी अपनी बहन को रोकना चाहा, पर उसकी बहन ने उसकी नहीं सुनी, और फिर उसने कैसे उनको प्रोटेक्ट किया, वो हर चीज उसमें बताता है कि वो क्यों अपनी बहन को मारेगा जब उसके पास लाइफ में अभी इतना बड़ा घर है। और ये भी बोलता है कि उसकी मदर की इतनी प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे इतनी प्रॉपर्टी, और एक पॉश एरिया में अगर वो रह रहा है तो ऑब्वियसली वो अमीर तो होगा। I consider আমাকে কোনো ডকুমেন্ট লেখা হয়নি, so it is illegal to keep me here. It is illegal to keep me here. কি তুমি কি এখানে থাকতে চাইছো না এখান থেকে চলে যেতে চাইছো? I am free citizen. I want to go to mother house. I have committed no crime, as no crime has been shown to me that I have committed. In fact, I've got there's a lot of property which is there in my name. I want to go to mother house. I want to donate. I want my only intention is to go to mother house. और फिर उसको जब हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है तब उनसे एक साइकेट्रिस्ट मिलने जाती हैं जिनका नाम एच शची मित्रा होता है, जो कि उसको मिलने के बाद ये बोलती हैं कि पार्थो दे ना सिर्फ एक साइकोटिक आदमी है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी टेंडेंसीज हैं नेक्रोफिलिक होने की। मतलब नेक्रोफिलिक वो लोग जिनको एक मरे हुए आदमी की बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाना पसंद करते हैं। पर जब हॉस्पिटल में पार्थो की अच्छे से केयर करी जा रही होती है, उसका ख्याल रखा जा रहा होता है, तो वो भी पिघल जाता है और अंत में वो डॉक्टर को एक एक करके सब कुछ बताता जाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और 2 डॉक्टर्स तो ये भी बताते हैं कि कैसे वो रोज अपनी बहन के लिए चाय, नाश्ता, कॉफी, डिनर लेके आता और उसको ट्रीट करता, उसको खिलाता, उसके डॉगीज को, मरे हुए डॉगीज को खिलाता, और कैसे उसके अकॉर्डिंग रोज रात को देवजानी जिंदा हो जाती है और उसके साथ मिलके खाना खाती। पर डॉक्टर ये पूछते हैं कि जब तुम अपनी बहन की इतनी केयर कर रहे हो, इतना प्यार करते थे उससे, तो तुमने उसको क्यों नहीं रोका? तब वो कुछ ऐसा बताता है जिसके लिए हमें वापस से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। बट सबसे पहले उन नोट्स में क्या लिखा, वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे। मतलब एक घर में रहने के बाद, एक साथ रहने के बाद, इवन उसकी बहन और वो एक कमरे में रहने के बाद आपस में नोट्स लिख के बात, जिसकी वजह से उसके फादर को तो 3 महीने तक पता नहीं चला कि उनकी बेटी देवजानी मर चुकी है। और मरने की क्या वजह है, ये इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। पर उससे पहले जब
औरबिंदो दे की लाश मिलती है जली हुई और माचिस की तिल्लियां, पेट्रोल मिलता है, तो वहीं पे एक सुसाइड नोट भी मिला होता है कि लव यू बेटा। और लव यू बेटा का मतलब है कि उन्होंने सुसाइड ही करी है, जो कि कंफर्म हो गया था। और वो अपने बच्चों से प्यार करते थे, कोई उनके साथ गिला शिकवा नहीं, कोई कुछ नहीं। और उनको 3 महीने पहले पता भी चल जाता है कि उनकी बेटी मर चुकी है, पर फिर भी वो उतने महीने बाद सुसाइड करते हैं, ना अपने बेटे के खिलाफ ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ तो उन दोनों बच्चों में नहीं बल्कि फैमिली में बहुत पहले से चलती चली आ रही है। अब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है और उनको वहां पे वो जिसमें हम कर्सिव राइटिंग नहीं करते थे बचपन में, वैसी किताबें मिलती हैं। और वैसी एक नहीं 10 किताबें मिलती हैं जिसको पार्थो अपनी जर्नल अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखने के लिए यूज करता था। और उसी में से ये केस का सॉल्यूशन निकलना शुरू होता है और जो जो उसमें मिलता है वो इस केस को और क्लियर करता जाता है कि ये क्यों ऐसा हुआ इस केस में और क्या क्या चीजें चलती गई। तो उस 10 डायरी में से एक डायरी में लिखा हुआ था, पार्थो लिखता है, माई सिस्टर वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड शी हैज asserting her independence. My mother was jealous of her. We went on vacation. My mother made her strip in the bathroom. My mother wanted to see me develop a relationship and she think that I am important. And to develop a relationship, that's why she used to send maid servants to my room to excite me. मतलब उसकी माँ के अकॉर्डिंग उसका बेटा इम्पोर्टेंट है या फिर गे है, जो कि शायद बाकी लड़कों से अलग है क्योंकि वो अपनी बहन के साथ रहा है बचपन से। और क्या पता कि वो गे ना हो, इम्पोर्टेंट ना हो, बल्कि वो अपनी बहन के जैसा हो। उसको पता हो कि एक ऐसा क्रिंज टिपिकल टाइप के बॉयज होते हैं वो उनसे अलग हो, कि कंपटीशन ना हो, जिसकी वजह से उसकी माँ को शायद गलत फहमी हो सकती थी कि उसका बेटा ऐसा ऐसा। और आगे पता चलता है कि पार्थो नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली सीजोफेनिक फैमिली है। पर जिस माँ की बात वो इन नोट्स में कर रहा था, अपनी जनरल में कर रहा था, उन आरती दे की डेथ तो 10 साल पहले ही हो चुकी है। फिर वो ऐसा नोट्स में अभी तक 10 साल बाद भी उनकी माँ ऐसा क्यों उनकी लाइफ पे ऐसा कब्जा करके बैठी हुई है, और उनका ऐसा स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आज की डेट में 10 साल बाद भी इतना सब होने के बाद पार्थो उनकी बात कर रहा है। और जब खुलासे हुए तो एक अपराधी, और जब इस बात का राज खुलना शुरू हुए तो जहां पे पुलिस को पहले लगता था कि पार्थो एक अपराधी है, ठीक है, वहीं पे वो जर्नल्स पढ़ने के बाद, राज खुलने के बाद उसको लगा कि नहीं, पार्थो अपराधी नहीं बल्कि पार्थो तो वो है जिसके साथ ये सब हुआ है, जिसको वो ट्रॉमा, जिसको वो प्रताड़ना मिली है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीधा पहुंचते हैं 1968 में, जब बैंगलोर के एक कपल को उनकी शादी के 3 साल बाद एक सुंदर सी बेटी देवजानी होती है और उसी के कुछ समय बाद एक सुंदर सा बेटा पार्थो होता है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। उनकी माता उनके घर में ज्यादातर कमांड रखती हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को एक सिक्योरिटी बबल में रखा है कि उनको बाहर जाने से रोका है, दूसरों के साथ जाने से रोका है। वो इवन अपने घर में ही खेलते कूदते रहते थे, बाहर जाने का उनको मौका ही नहीं मिला उतना ज्यादा, स्कूल से घर, घर से फिर अपना अंदर ही। इससे साफ पता चला था कि उनकी माँ का कैसा स्टैंड था अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए। और इवन कई बार तो पार्थो की जो मम्मी थी आरती दे, उन्होंने अपनी बेटी देवजानी को पनिश भी किया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो जब देवजानी इंडिपेंडेंट के लिए अपना खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर रही थी तो वो उनके नजरों में गलत था। इसकी वजह से उन्होंने कई बार पार्थो के सामने उसकी बहन को पनिश किया है। और यही बात पार्थो के दिमाग में बसती चली गई, क्योंकि वो अपनी बहन के सबसे ज्यादा क्लोज था। बाहर उसके दोस्त नहीं थे, मम्मी उसकी ऐसी थी, तो अपनी बहन से सारी बातें करता था। फादर का उनको कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसे नोट्स में भी कुछ नहीं मिला। और यही सब चलते चलते पार्थो की माँ इवन पार्थो को भी इंपॉर्टेंट समझने लगी। और फिर शुरू होते हैं फैमिली कलेश, फैमिली इश्यूज और फैमिली डिस्प्यूट्स। उनके नोट्स के अकॉर्डिंग पार्थो की माँ उस हद तक जा चुकी थी जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो कि पार्थो ने भी उन नोट्स में नहीं लिखी, पर उन्होंने डॉक्टर्स को बताया। पर एक दिन, पर वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। तो जहाँ पे उनकी माँ का ऐसा रवैया था अपने बच्चे, अपनी फैमिली की तरफ, वहीं पे जब पार्थो के दादा की डेथ हुई थी तब पार्थो की दादा की जो वाइफ थी, मतलब पार्थो की दादी, वो और उनका बेटा अरुण, मतलब पार्थो के पिताजी औरबिंदो के भाई अरुण और औरबिंदो की माता, दोनों अपने पिता और अपने पति के फ्यूनरल में गई थी। पर औरबिंदो दे अपने फादर के फ्यूनरल में नहीं गया था, क्योंकि उनके स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से उनको लगता था कि इंसान मरता नहीं है और वो हमारे साथ ही रहता है। और यही सोच के वो अपने खुद के फादर के फ्यूनरल में नहीं गए। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो औरबिंदो अपने फादर के फ्यूनरल में नहीं गए। फिर आपस में उनके फादर के जाने के बाद उस एरिया में उनके फादर ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसका प्राइस बहुत हाई था, जिसकी वजह से उनके भाई अरुण और औरबिंदो में आपस में क्लैशेस होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि औरबिंदो
हाउस नंबर 3 के ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और उनका भाई फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, और उन्होंने 40-50 हज़ार रुपए दिए थे गार्ड्स को कि कोई फर्स्ट फ्लोर की चीज सेकंड फ्लोर पे ना जाए और सेकंड फ्लोर की चीज फर्स्ट फ्लोर पे ना आए, यहाँ तक कि लोग भी एक दूसरे के फ्लोर पे ना आ जा सके। तो सोचो इतना ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, और ये डिस्प्यूट और बढ़ गया जब पार्थो की वाइफ ने वहां पे क्रैश खोलने की कोशिश करी तो अरुण ने उनको मना कर दिया, और वही और बढ़ गया जब देवजानी ने अपना डांस स्कूल खोलने की कोशिश करी ग्राउंड फ्लोर पे, तो भी अरुण ने मना कर दिया। फिर ये केस काफी सालों चला घर के डिस्प्यूट्स का, जिसमें पूरी, तो मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि वो जो 2 बच्चे थे ना, उनकी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। ना उनके पेरेंट्स के बीच की बातें नॉर्मल थी, ना उनकी फैमिली के बीच की बातें नॉर्मल थी, ना उनके फादर उनकी मदर की थिंकिंग और साइकोलॉजिकल मैनर्स एक दूसरे के लिए नॉर्मल थे। तो वो उनके लिए नॉर्मल क्या था वो शायद हम और आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबकी स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होती है, हम वो भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और अरुण और अरबिंदो के बीच में चल रहे इस डिस्प्यूट की वजह से अरबिंदो की वाइफ आरती दे उनसे सेपरेट हो जाती हैं और अलग रहने लगती, जिसमें अरबिंदो अपनी बेटी देवजानी के साथ रहने लगा है और पार्थो अपनी माँ आरती के साथ रहने लगती है, और वो लोग आपस में भी मिलना जुलना बंद कर देते हैं। पर जब वो बड़े होते हैं तब उनको थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस मिल जाती है और वो कॉलेज में भी एक साथ ही मिलते हैं फिर वो लोग, और उस कॉलेज से साथ में पढ़ते पढ़ते यहाँ तक कि कई तो टीचर्स ने ऐसा भी कहा है कि वो दोनों इतने पास थे कि उनको लगता था कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक भाई बहन के बीच में आमतौर पर नहीं होती। वो प्यार एक भाई बहन वाला प्यार नहीं था जो इन दोनों के बीच में दिखता था, क्योंकि इनका कभी बचपन से कोई दोस्ती नहीं है। शायद हो सकता है इस वजह से ये लोग एक साथ रहते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद पार्थो TCS में जॉब करने के लिए बाहर चला जाता है एक अच्छे पोस्ट पर, और देवजानी अपना विदेश चली जाती है अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, और ये दोनों लोग अलग रहने लगते हैं। देवजानी के लिए सब सही चल रहा होता है, पर पार्थो वहां पे अपनी नई कंपनी में नए लोगों के साथ रह नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो दिखने लगता है कि बचपन से जो जो उसके साथ हुआ है वो ट्रॉमा उसको कहीं ना कहीं अभी भी परेशान कर रहा है। और तभी उसके ऊपर एक और ऐसा स्ट्रोक गिर जाता है, एक ऐसा पहाड़ गिर जाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी। ऑल्दो उसकी और उसकी मदर की कभी नहीं बनी, पर वो अपनी मम्मी से प्यार करता था। He used to love his mom। और काफी लंबे समय तक कैंसर से बैटल करने के बाद 2005 में जब पार्थो बाहर जॉब कर रहा होता है तब उसको पता चलता है कि उसकी मम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। पर जैसे उसके फादर अपने पिता के फ्यूनरल में नहीं गए ना, वैसे ही पार्थो और उसकी बहन देवजानी भी अपनी माता के फ्यूनरल में नहीं जाती हैं। इससे क्लियर पता चलता है कि कैसे एक फैमिली, एक पेरेंट का डिस्प्यूट उनके बच्चों में आ जाता है, वहां से चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। पार्थो बताता है कि उसकी बहन और वो जब वापस आ जाते हैं, एक ही घर में रहते अपनी माँ के डेथ के बाद उसी रॉबिन्सन स्ट्रीट के हाउस नंबर 3 में, तो वो तीनों लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं, और वहां से शुरू होता है एक दूसरे को नोट्स लिखने का तरीका। मतलब समझ रहे हो कि आप एक फैमिली एक घर में रह रही है और बात नहीं कर रही है, नोट्स लिख रही है। वो फैमिली किस टेम्परामेंट और किस लेवल पे जाके रुकी होगी, कितना सोच में उनकी फर्क आ गया होगा, कितना उनके पर्सनल बिलीव्स में फर्क आ गया होगा, कितना उनकी मेंटल स्टेबिलिटी हिल गई होगी कि एक घर के एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक तीनों लोग लेटर्स लिख रहे थे एक दूसरे को। और तभी जो पार्थो की बहन है देवजानी, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती चली जाती है, और पुलिस को वहां से पता चलता है कि देवजानी एक नहीं बल्कि 12 अलग रिलीजन के 12 अलग गुरुओं को फॉलो करती है, और वहां से 20,000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स मिलती हैं उस घर के अंदर से। तो आप समझ रहे हो कि कैसे देवजानी ने वो अपना मेंटल ट्रॉमा, अपना चाइल्ड ट्रॉमा डील करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को यूज किया, और उसमें वो किस एक्सट्रीम लेवल तक चली गई। और उसका ये मानना था कि उसकी लाइफ में जब ये सब चीजें चल रही थी तब अगस्त में उसके डॉग की डेथ हो जाती है, और उसी के कुछ समय बाद, 1 महीने बाद उसके दूसरे डॉग की डेथ हो जाती है। तब वो और ज्यादा नीचे चली जाती है और वो कहती है कि अब तो मुझे भगवान ही जवाब देंगे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और पार्थो बताता है कि उसकी बहन फास्टिंग रखना शुरू कर देती है कि शायद मैं फास्ट रखूंगी और मुझे भगवान जवाब देंगे तभी मैं अपना फास्ट तोड़ूंगी। तो वो बताता है कि पहले 1 महीना तो उसने सिर्फ 2 रोटी एक दिन में और पानी पीती थी। फिर सितंबर भर ऐसे ही चला और नवंबर शुरू हुआ। नवंबर में उसने रोटी भी बंद कर दी और नवंबर से वो सिर्फ और सिर्फ पानी पे रहने लगी, और दिसंबर आते आते उसने पानी भी बंद कर दिया। और 3 महीने की इस लॉन्ग फास्टिंग की वजह से सडनली 29 दिसंबर 2014 को देवजानी की डेथ हो जाती है। और पार्थो जिस मेंटल स्टेट में था उसके हिसाब से तो नॉर्मल क्या होता है उसको पता ही नहीं है, डेथ क्या होती है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसके फादर ने कभी उसको रियलाइज नहीं करवाया, उसकी मदर ने उसको कभी रियलाइज नहीं करवाया, और वो रियलाइज कर नहीं पाया कि उसकी बहन चली गई है। इसका मतलब है कि वो जा चुकी दुनिया से, लेकिन वो तब भी अपनी बहन का डेड बॉडी को रखा था, उसको साफ करता था, उसका बेडशीट बदलता था और वो सारी केयर करता था जो कि एक नॉर्मल इंसान, जिंदा इंसान की करता है। इसी नोट्स लिखने की वजह से डेथ के 3 महीने तक उनके फादर को कुछ नहीं पता चलता, और उनके फादर भी उसके कुछ समय बाद सुसाइड कर लेते हैं खुद को जलाकर। तब
पुलिस उनको पकड़ लेती है और अरबिंदो ये सब जेल में बता रहा होता है और उसके डॉक्टर्स की वजह से, ऐसे मेंटल इलनेस की वजह से उसको 6 महीने बाद रिलीज कर दिया जाता है और वो अपना वो 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट वाला घर भी बेच देता है 40-45 करोड़ का। और वहीं उसी शहर के एक दूसरे एरिया में वो एक बिल्डिंग के 11th फ्लोर पे एक घर ले लेता है और फिर वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वो फेस्टिवल्स के इवेंट्स करवाता है, मिलता है। और जब वो जेल से निकला था ना, तब उनको एक फादर ने अपने पास रखा क्योंकि उनको लगता था कि जो उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है और फादर ने उसकी पूरी केयर टेकिंग करी और ऐसे ऐसे करते करते अरबिंदो के अंदर चेंज आए। इवन जब वो फेस्टिवल, उसके बारे में देखो, डार्कनेस पर उसी फरवरी के महीने में 2017 में, और जब उसके नए घर मतलब 11th फ्लोर पे जब वो जहाँ वो रहता था वाटकुंज में, वहां से एक कंप्लेन आती है फादर को, रोडनी को, कि पार्थो फोन नहीं उठा रहा है। तब रोडनी और आसपास के लोग पुलिस को फोन करते हैं और क्योंकि 11th फ्लोर से धुआं आ रहा था, इस वजह से पुलिस भी वहां तुरंत पहुंच जाती है और पार्थो का नाम था, इस वजह से पुलिस और जल्दी पहुंच जाती है। और जब पुलिस, फादर और लोग वहां पहुंचते हैं तो 2017 में एक 11th फ्लोर के अपार्टमेंट में वाटकुंज में उनको 2014 का ही सेम सिनेरियो दिखता है। और जब वो घर के अंदर घुसते हैं और बाथरूम का गेट तोड़ते हैं तो वहां पे उन्हें पार्थो की जली हुई लाश मिलती है। ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, बस पार्थो और उसकी जली हुई लाश। तो इस पूरे केस से हमें एक चीज पता चलती है कि कैसे चाहे पुलिस हो, चाहे एक साइकाइट्रिस्ट हो, चाहे आसपास के लोग हों, उन्होंने एक मेंटल इलनेस को ऐसा समझ लिया कि मेंटल इलनेस तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, या फिर मेंटल इलनेस कोई बीमारी ही नहीं है, डिप्रेशन कोई चीज ही नहीं है। और उसको एक, यहाँ तक कि न्यूज में भी उसको एक ऐसा हैवान दिखाया गया पार्थो को कि उसने खुद की बहन को मार दिया, अपनी बहन के साथ सोया, अपनी बहन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, 6 महीने तक सोता रहा, कीड़े पड़े तब भी उसी के पास रहा, अपने फादर के साथ ऐसा। तो अपने आसपास वालों से हम बात ही नहीं करते हैं, हमने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, उनसे पूछना बंद कर दिया कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और पार्थो भी आखिर में चला जाता है और पूरी जो डे फैमिली है वो खत्म हो जाती है। तो ये केस यहीं पे खत्म होता है। और मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ऐसे सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो, उसको लाइक करो, शेयर करो अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। आई वॉन्ट टू डू दिस फुल टाइम, और मैं ऐसे केसेस आपके सामने लाना चाहता हूँ, ऐसे केसेस आपके बीच में लाना चाहता हूँ, और मैं ये चीज फुल टाइम करना चाहता हूँ। तो सपोर्ट दिस चैनल सो आई कैन डू दिस फुल टाइम एंड लीव माई जॉब ऑब्वियसली। और ऐसे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।